न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज का मुद्दा है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दफ्तर से ट्वीट करके कहा गया है कि अगर अनलॉक में मिली छूट के बाद कोरोना का खतरा बढ़ने लगेगा तो राज्य सरकार को मजबूरी में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। असल में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। पूरे देश में कोरोना के जितने मरीज हैं उनमें 1/3 के करीब अकेले महाराष्ट्र में है। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि जिस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में ढील दी गई है, उस ढील का कई लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में मुंबई से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कर रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा पर इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में क्या कहा गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि सरकार मिशन बिगिन अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया और वैसे ही इसे हटाना भी होगा। खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हम कोरोना से लड़ते वक्त भी अर्थव्यवस्था को ठप नहीं कर सकते। अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होने लगेगा तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को अब उद्धव ठाकरे के ट्वीट के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि अगर लॉकडाउन के दौरान उद्धव सरकार ठीक से काम करती तो आज मुंबई और महाराष्ट्र में हालात इतने खराब नहीं होते। 3 दलों की 3 अलग अलग आवाजें ही महाराष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। ये 3 दलों की अगर एक आवाज होती कोरोना से निपटने में तो शायद मुंबई और महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर नहीं होते। चाइना नहीं बनता मुंबई महाराष्ट्र का। अब ये सरकार कह रही है कि दोबारा से लॉकडाउन करना होगा। सवाल ये उठता है कि जब आप 3 दलों की सरकार ने फैसला किया था, उस समय यदि आप ये सोचते कि बीएमसी के कर्मचारी है, सरकारी है, प्राइवेट है, इनकी अलग अलग समय सीमा निर्धारित करते हैं, इस बात का यदि सरकार नियोजन करती तो आज सरकार पर यह विफलता का समय नहीं आता। ठाकरे सरकार ने घोषित किया, कोरोना को हटा दिया, हरा दिया। मुंबई में, महाराष्ट्र में आज तक के सबसे ज्यादा मृत्यु हुए, हाईएस्ट कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए, और इस परिस्थिति में इस प्रकार से जो गैर जिम्मेदार जो स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी का, ये निषेधार्ह है। मुंबई अभी तो पीक पे पहुंच रहा है, मुझे उसकी बहुत चिंता है। तो क्या मुंबई सहित महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन होगा? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए शिवसेना से शुभा राउल जल्द जुड़ेंगी। हम आपको बता दें कि शुभा राउल मुंबई की मेयर भी रह चुकी हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स हैं। दादर मार्केट से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं और भाईखला मार्केट से आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बात उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार कह रही है, अगर हम दादर मार्केट की बात करें जहां आप इस वक्त हैं, क्या लोगों में किसी भी तरह का डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है? नेहा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इस समय हम दादर नहीं बल्कि मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट स्थित है। ये होलसेल मार्केट है, बड़ा मार्केट है और सुबह से ये शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरह से देखिए लोग लॉकडाउन की जो ढिलाई दी गई है उससे लगातार उस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर हैं, तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो लोग यहाँ पर मार्केट में पहुँच रहे हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो
तो लॉकडाउन फिर से विचार किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 94,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले और सिर्फ मुंबई में 53,000 से ज़्यादा पूरे मामले मुंबई में कोरोना पॉजिटिव हैं। उसको लेकर ये जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अब जो बीजेपी है, जो विपक्ष है, वो पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए तैयार। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके से प्लानिंग किस तरह की गई थी, महाविकास अघाड़ी सरकार की, उद्धव ठाकरे की प्लानिंग क्या थी और इसको लेकर जो कंट्रोल किया जा रहा है उसको कंट्रोल करने में अभी भी ये सरकार विफल दिख रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने सरकार ने सिर्फ फिर से एक इंडिकेशन दिया है कि अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंस पालन नहीं किया और इसी तरह से मामले मुंबई और महाराष्ट्र में आगे बढ़ते रहे तो फिर लॉकडाउन करने पर विचार किया जा सकता है। जी विवेक, तो क्रॉफर्ड मार्केट से आप हमारे साथ हैं और विवेक बहुत साफ तौर पर बता रहे हैं कि लोगों के बीच में डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है, यानी कि जो अनलॉक 1 में छूट दी गई है उसका गलत फायदा उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बात बताइए, आप खुद मुंबई के रहने वाले हैं, अपने आसपास आप देख रहे होंगे सर, लोगों में डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। कई ऐसे लोग होंगे जिनको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है अपने काम पर जाने के लिए, पर इसके अलावा कई लोग जो मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, साउथ बॉम्बे जैसे इलाकों में निकल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अफ्लुएंट लोग हैं। अब ये लोग तो इस छूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर सरकार मजबूर होकर क्या कहेगी? यही कहेगी ना कि हम फिर से लॉकडाउन लागू कर देंगे। मेरे ख्याल में प्रेम शुक्ला जी तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। मैं उनके पास फिर उनसे संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र और ख़ास तौर पर मुंबई में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मुंबई में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, इसका अंदाज़ा आप मुंबई के भाईखला मार्केट की इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। हालांकि लोग घर से बाहर निकलने को अपनी मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन ज़रा भीड़ देखिए मार्केट में। किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। धीरे धीरे कई हिस्सों को खोलने की जो है अनुमति राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में कोरोना के मामले बढ़े हैं उसके मद्देनजर साफ तौर पे कल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर होंगी और ऐसे में लॉकडाउन जो है उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध ला जाए, लॉकडाउन वापस से जो है वो लागू किया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाती, नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वापस लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आप पहले मास्क लगा लें। बन के थक गए, कुछ मतलब नहीं। कोरोना नाम है इसलिए मरोना है, क्योंकि मजबूरी है, गरीबी है। जब आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगी, क्योंकि मार्केट भले ही न लगा हो लेकिन जो खरीदने आने वाले लोग हैं वो भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। एक बात बताएं, आप क्या खरीदने आए? सब्जी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही आप लोगों की। सब्जी कुछ है ही नहीं, हम लोग के एरिया में कुछ बिक नहीं है, इसके लिए इधर आना पड़ता है हमको। वहाँ पे कोई गाड़ी वाला नहीं है, इसके लिए इधर आना पड़ता है। ये देख लें, अब इधर की स्थिति देख लें। मार्केट भले ही खाली हो लेकिन उसके बावजूद लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा करने के लिए शिवसेना की प्रवक्ता और मुंबई की मेयर रही शुभा राहुल जी जुड़ गई हैं और साथ में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी हैं। प्रेम जी, आपके पास आने से पहले शुभा राहुल जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। शुभा जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू करने से पहले क्या उद्धव ठाकरे सरकार ने किसी तरह की कोई रणनीति नहीं बनाई थी कि अगर इस तरह से लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर किस तरह से काबू पाया जाएगा? क्योंकि बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि आप लोगों की सरकार 3 अलग अलग दिशाओं में चल रही है। जी नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अगर राजकारण करना है तो किसी तरह से भी कोई कर सकता है, लेकिन मुझे ये कहना है आपको कि माननीय उद्धव साहब ने महाराष्ट्र को अपना कुटुंब समझा है और इसी तरह से कुटुंब का जो प्रमुख व्यक्ति कहता है कुटुंब के हित के लिए, उस तरह से कुटुंब के हित के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए ही उद्धव साहब ने हमेशा निर्णय लिए हैं। और ये बात मुझे कहनी है कि साहब ने जिस तरह से लोगों को मेंटेन करने को कहा था लॉकडाउन का, तो जितनों ने ये माना है उस हिसाब से अगर उन्होंने कहा है कि अगर लॉकडाउन खोलना है, कुछ लोगों की ही बहुत ही हालत खराब है, तो उन्होंने अगर लॉकडाउन खोलना है तो
डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, उन्होंने ये कह दिया है कि हमें लॉकडाउन फिर जाहिर करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि जिस तरह से हमें डिसिप्लिन लगाता है कुटुंब का प्रमुख व्यक्ति, उस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर डिसिप्लिन नहीं ठीक है। तो शोभा जी, आप जो बात कह रही हैं, अगर वही स्टैंड है उद्धव ठाकरे सरकार का, तो फिर बीजेपी इस पर सवाल क्यों उठा रही है? प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। शोभा जी कह रही हैं कि अगर लोग डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो फिर किसी भी मुख्यमंत्री को सख्ती बरतते हुए कहना पड़ेगा कि हम लॉकडाउन फिर से लगाएंगे। इसमें क्या तकलीफ है? देखिए, अभी आप ही के रिपोर्टर ने आशीष सिंह जी ने एक क्रॉफर्ड मार्केट का आपके सामने हॉल रखा। उसमें उन्होंने जब सब्जी खरीदने वाले से कहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसने क्या कहा कि भाई हम और इलाकों में सब्जी मिल ही नहीं रही है। अगर आप वस्तुओं की आपूर्ति का विकेंद्रीकरण, अगर आप समतल जो है समय ढंग से कर देंगे, हर किसी भी, जैसे मुझे सब्जी चाहिए, मुझे एक ऐसी जगह पे मिल जाए तभी जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मैं कर सकूं, तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग क्यों तोड़ूंगा? सामान्य व्यक्ति जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर अपने प्राणों को खतरे में डालने पर आमादा नहीं है। लेकिन आपने जो व्यवस्था बनानी, व्यवस्था कौन बनाएगा? राज्य बनाएगी, मुंबई कॉर्पोरेशन बनाएगी। क्या मुंबई कॉर्पोरेशन ने इस तरह की व्यवस्थाओं का निर्माण किया है जिससे लोगों को? शोभा जी, ये तो वाजिब सवाल है ना बीजेपी का कि आप लोगों ने व्यवस्था नहीं बनाई। अगर व्यवस्था बनाई होती तो एक ही सब्जी मंडी में इतने सारे लोग सब्जी लेने नहीं पहुंचते। आपकी नीतियों में कहीं ना कहीं कमी रही। शोभा जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसानों की सब्जी पहुंच रही है। जो बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स है वो अगर मंगाते हैं तो उनकी सब्जी डायरेक्ट उनके दरवाजे पे पहुंच रही है। पर मैम, अगर सब्जियां पहुंच रही हैं, अगर कोई भी चीज शॉर्ट सप्लाई में नहीं है, तो चाहे वो क्रॉफर्ड मार्केट हो, चाहे वो भाईखला मार्केट हो, इस तरह की भीड़ क्यों दिख रही है? क्या लोग अपनी सरकार की बात नहीं सुनना चाहते हैं? आप ये कहना चाहती हैं? लोगों ने डिसिप्लिन का पालन तो करना ही चाहिए। अगर वो क्रॉफर्ड मार्केट में जाते हैं तो वहां भी डिसिप्लिन का ही पालन करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की बात ऐसी है कि मुंबई में बहुत ज्यादा लोग, यानी इसको हम बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये ज्यादा लोग है ही, और उसमें भी 32 to 40% तो स्लम है। तो हर बात के लिए हमें डिसिप्लिन ही पालन करना पड़ेगा। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, हर बात के लिए सरकार को इस मुश्किल परिस्थिति में दोष देना कितना सही है? क्योंकि शोभा जी कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि लोग अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे तो एक रिस्पॉन्सिबल सरकार क्या करेगी, बताइए? नहीं, लोगों को डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं जो मूल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि लोगों को जो आपूर्ति का जो प्रश्न है उसके निपटारे के लिए, पर उसका जवाब तो शोभा जी दे रही है सर। वो कह रही हैं कि किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं नहीं, भयंकर कमी है। मैं जिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, हमारे जो कॉम्प्लेक्स का इलाका है, यहाँ पर सब्जी मार्केट जो है नहीं खुलने पा रही, पिछले 1 महीने से नहीं खुलने पा रही है। एक बिल्डिंग में कंटेनमेंट जोन हो जाता है, एक फ्लोर को कंटेन करना चाहिए, पूरी बिल्डिंग कंटेन कर दी जाती है, मोहल्ला कंटेन कर दिया जाता है। अब इस इलाके के लोग सब्जियां लेने कहाँ जाएंगे? मुझे कृपया बताइए, आवश्यक वस्तुएं जो है वो सामान्य लोगों को यदि आसानी से उपलब्ध होगा तो कोई अपना प्राण खतरे में डालने के लिए आमादा है। ठीक है, मेरे ख्याल में शोभा जी को जवाब देना चाहिए हमें। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, आपके सवाल पर शोभा जी अपनी बात रखना चाहती है। शोभा जी, आप मुंबई की मेयर रह चुकी हैं और प्रेम शुक्ला जी मुंबई के वासी हैं, मुंबई को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बताइए, आप दोनों में से किसकी बात पर दर्शक भरोसा करें? आप दोनों बिल्कुल ही विपरीत बातें कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। पूरी के पूरी अभी बिल्डिंग कंटेनमेंट जोन में नहीं जाती है। जो जिस बिल्डिंग में जिस फ्लोर पे अगर वो पेशेंट मिलता है तो उस फ्लोर को ही अभी हम सील कर रहे हैं, न कि पूरी बिल्डिंग को। और बहुत सारी बिल्डिंग है, अगर शुक्ला जी को नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगी। नंबर भी दिया तो भी हमारे दरवाजे पे सब्जियां, फल, फ्रूट सब आ जाते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कहती हूँ, ये राजकारण नहीं करना चाहिए। आपको अगर सवाल है तो आप सोल्यूशन भी बताइए ना, कुछ सोल्यूशन आप। ठीक है शोभा जी, आपकी बात पर मैं जवाब लूंगी प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन मेरे साथ आशीष भी मौजूद हैं और भाईखला मार्केट से हमने आशीष की अब से थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट भी देखी। आशीष, मुझे ये बताइए, आपने बीजेपी को सुना, आपने शिवसेना को सुना, क्या लोगों के बीच में वाकई में सामान की कमी है, इसीलिए लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, इतनी भीड़ पैदा कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, या फिर ये सीधे सीधे उनमें डिसिप्लिन की कमी है? सारी चीजें उपलब्ध हैं लेकिन ये घर से बाहर निकलने की होड़ है। क्या सही तस्वीर क्या है आशीष? नेहा, भाईखला का मार्केट जो है वो सुबह तड़के 5 बजे अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। अब मार्केट जो है वो डाउन है, फिर भी यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पे देखें, इधर आएंगे
तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अभी भी लोग जो सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उसमें कहीं पे भी कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। आप लोग एक बात बताओ कि आप लोग यहाँ सब्जियां खरीदने आए हो, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हो, जबकि मार्केट खाली है। सब कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना भीड़ है तो क्या करेंगे। भीड़ है, इस चीज का हवाला है। आप जो है, आप लोग भी आए हैं, क्या खरीदने आए हैं? हम यहाँ भाजी खरीदे थे सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं है। सर। अब सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन हो रहा है अभी, कितना कोई भाजी के थोड़ा बहुत तो लाइन लगेगा। अभी पानी की बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत तो छाँव देखना पड़ेगा। बारिश हो रही है तो छांव देखनी पड़ेगी। इसी तरह का मार्केट का कुछ ही हिस्सा इस वक्त ऑपरेटेड है, क्योंकि तड़के सुबह जब 5 बजे ये मार्केट खुलता है तब जो भीड़ आप देखेंगे तो वो हजारों की होती है। लेकिन उसके बाद अब जब ये मार्केट डाउन है तो भी ये स्थिति है। अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यही वजह है कि जो ठाकरे सरकार है वो बार बार ये चेतावनी दे रही है कि अगर स्थितियां इसी तरह बनी रही, जिस तरह से 50,000 के करीब मामले बढ़े हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में ऐसे जोन भी अब जो है जुड़ने लगे हैं जिनका नाम पहले लिस्ट में नहीं था। अब वहां पे भी 2,500 के ऊपर के जो है वो पेशेंट पाए जाने लगे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं नए कंटेनमेंट जोन भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो उसके ही चलते जो है उद्धव सरकार ने ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर नियमों का पालन नहीं होता तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन वापस लाना पड़ेगा। ठीक है आशीष, आपने लोगों से भी वहां पर बात की। शोभा जी, एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी, उसके बाद मैं विवेक के पास जाऊंगी। अब इस ऐसे वक्त में जब लोग सरकार की जो पूरा का पूरा दिशा निर्देश है, लॉकडाउन के जो नियम है या अनलॉक 1 के जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई अमला ऐसी जगहों पर नहीं उतरना चाहिए? क्या अधिकारी ऐसी जगहों पर नहीं होने चाहिए कि वो लोगों को किसी तरह से ये बताएं कि उनको नियमों का पालन करना होगा? जैसे लॉकडाउन में हम देख रहे थे शुभा जी कि सरकारी मशीनरी ग्राउंड पर हमको दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अनलॉक 1 में सारी जिम्मेदारी एक तरह से लोगों पर ही छोड़ दी गई है। नहीं, ऐसे नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सरकार ने भी उतनी ही उठाई है, लेकिन सरकार ने खुद कहा है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप खबरदारी लीजिए, क्योंकि ये 3 महीने के लॉकडाउन में लोगों ने सीख लिया है किस तरह से जीना है। आज मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये आगे सालों तक करना है हमें। ऐसे नहीं है कि ये 2-3 महीने की सवाल है। कोरोना जैसे और भी वायरस आएंगे तो हमें यही नियम फॉलो करने हैं जो लॉकडाउन में किए थे। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग ये एजुकेटेड लोगों को समझ चुका है, फिर भी ये अगर करते होंगे इस तरह की। नहीं, आपने एक बड़ी अहम बात कही, एजुकेटेड लोग। इसी पर मैं जरा विवेक से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। विवेक, आप क्रॉफर्ड मार्केट्स में हैं, आपने कई लोगों से बात भी की होगी, आप मुंबई कवर करते हैं, मुंबई में रहते हैं। पढ़े लिखे लोग, साउथ बॉम्बे की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं जहां पे मॉर्निंग वॉक पे हुजूम लोगों का निकल रहा है। अब इनको तो किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं होगी, तो ये पढ़े लिखे लोग अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? इनको सरकार की अपील क्यों नहीं समझ आ रही है? देखिए नेहा, ये काफ़ी अहम बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, साउथ मुंबई काफ़ी पॉश इलाका है ये पूरा मुंबई का, वहाँ पर भी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि मुंबई अभी भी एपिक सेंटर बना हुआ है। हम खुद मुंबई के साउथ मुंबई में खड़े हैं। मैं देखिए किस तरह से जो दुकानें खुल रही है, किस तरह से मार्केट खुल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पूरी मुंबई जो है वो पूरी तरह सामान्य हो गई है। कहीं पे कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मेरे पीछे देखिए किस तरह से जो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर, ये क्रॉफर्ड मार्केट और होलसेल मार्केट है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर बाजार अंदर काफी बड़ा बाजार है, वहाँ पर लोग अंदर जा जाके खरीदारी कर रहे हैं। तो कहना कि लोगों को समझना चाहिए कि ये साउथ मुंबई के जो लोग हैं, खासकर पूरी मुंबई की बात करें तो लोगों को समझना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं फॉलो किया जाएगा तो मामले और भी बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 53,000 से ज्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है। तो अंदाजा लगाइए जो दुनिया का जो एपिक सेंटर था चाइना का वुहान, वहां पर भी इतने मामले नहीं थे जितने अब उस मामले को क्रॉस करते हुए मुंबई में इतने मामले। ये अहम बातें आप बता रहे हैं। सिर्फ 10 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिर्फ राजनीति होती रहेगी शुभा जी कह रही हैं, या वो कह रही हैं कि आप लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी देंगे इस मुश्किल मौके पर? हम तो कंस्ट्रक्टिव सुझाव ही दिए बैठे हैं, आज तक नहीं कर रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिया कि आप जो है 10,000 की कैपेसिटी मुंबई की प्रतिदिन जो है जांच की है, आप 4,000 ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा डैशबोर्ड बनाइए, आपने आज तक नहीं बनाया। अस्पतालों के सुधार के संदर्भ में हमारे विचारों कहाँ आपने सुना? आप बार बार कह रहे हैं भाई आप मार्केट, मुझे बताइए आपके 2 रिपोर्टर, भाईकला मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, वहाँ प्रशासन कहाँ है? अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो उस डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहीं आपने
सर्कल देखा कि ठीक है, कहीं पर नहीं सोने का बिल्कुल बर्तन बिल्कुल पड़ा सही हुआ बात है, आप कह रहे हैं। लोग कई सोचते हैं वाजिब कि सवाल हैं और सीधे सीधे लोगों पर ही सवाल उठाना काफी नहीं होगा। इस मुश्किल वक्त में सरकार को भी ये देखना होगा कि किस तरह से नियमों का पालन करवाया जा सके, क्योंकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की हालत इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। मेरे पास वक्त इतना ही है इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगली खबर भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की सेंट्रल जेल में कर्मचारियों और कैदियों समेत 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। औरंगाबाद जेल के कर्मचारी ने यह दावा किया है। कर्मचारी के मुताबिक 25 कैदियों और 2 अधिकारियों समेत 60 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर औरंगाबाद जेल के सुपरिंटेंडेंट ने इस बात की पुष्टि की है। जेल प्रशासन के मुताबिक डॉक्टरों की टीम औरंगाबाद जेल में पहुंच गई है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सर और जो कर्मचारी वर्ग है वो 60 लोग थे। लॉकडाउन कम से कम 2-2.5 महीने से लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा था। बहुत अच्छी तरह से बंदियों में हमने काम किया है, उनके साथ रहे हम। आखिरी में थोड़ा सा ये कोरोना का जो प्रादुर्भाव अंदर हुआ है वो किस चीज़ों से हुआ वो पता करना पड़ेगा। पर जो सब्जियां आती है या दूध आता है या किराना माल आता है उसमें से ऐसा मुझे अंदाज़ा लगता है। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार के बॉर्डर खोलने के ऐलान के बाद बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग अब भी जारी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यूपी पुलिस गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग कर रही है। इसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया है। पुलिस पास वालों को ही जाने की इजाजत दे रही है। इसकी वजह से बिना पास वालों को लौटना पड़ रहा है। मौजूद हूँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले डीएनडी रोड पर और यहाँ पर भी हल्की ट्रैफिक है। हल्की ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त है और जिन लोगों के पास पास है केवल उन्हीं लोगों को नोएडा में दाखिला दे रही है। सुबह का समय है, काफी ज्यादा लोग हैं जो कि नोएडा में जाना चाहते हैं क्योंकि उनके दफ्तर है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये सीधी तस्वीरें, लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। पीछे तक कैमरे की लेंस जहां तक जाएगी केवल आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखेगी, गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। जबकि दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, दूसरी तस्वीर यहां है। आप देख सकते हैं कि जितने भी गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं सबका यूपी पुलिस जो है चेक कर रही है। यहां पर इन सभी गाड़ियों को देखिए सघन चेकिंग चल रही है और कई गाड़ियों को यू टर्न लेने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास नहीं है। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को टूट से बचाने के लिए अब सोनिया गांधी ने दखल दिया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे सोनिया गांधी से सलाह के बाद आज शाम जयपुर पहुंच रहे हैं। पार्टी के विधायकों से संपर्क के लिए सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बनाया है जो पहले से ही जयपुर में मौजूद हैं। इस बीच कांग्रेस का दावा है कि आज शाम पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता भवानी जुड़ गए हैं। भवानी, यानी कि इस पूरे सरकार गिराने की जो साजिश का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है उसे कांग्रेस के आलाकमान ने काफी गंभीरता से लिया है और दखल अब सीधे सोनिया गांधी की तरफ से हुआ है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस को डर ये है कि जैसा गुजरात में हुआ है ऐसा राजस्थान में नहीं हो जाए। उसको लेकर पहले से ही सतर्कता बरतते हुए बाड़ेबंदी कर दी है। हालांकि अभी 7 दिन का टाइम है राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर और न केवल बाड़ेबंदी की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिकायत दर्ज करा दी। एसीबी के अंदर आरोप लगाया कि 5 से 10 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई पुख्ता किसी तरीके के सबूत की बात नहीं है। इस तरफ बीजेपी ने कहा, दूसरी तरफ कि मुख्यमंत्री आरोप ने लगाए और बीजेपी का आरोप है कि आपसी फूट अंतरकलह की वजह से बाड़ेबंदी की गई, न कि बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी ने साफ कहा उनकी ओर से विधायकों को कोई ऑफर नहीं दिया गया। तो पूरी सियासत चल रही है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर एक भी विधायक, खासतौर पर 13 निर्दलीय विधायक है वो न टूटे। उसको लेकर 5 बजे मीटिंग बुलाएगी। जी शुक्रिया भवानी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई, लेकिन उनके विधायक एकजुट हैं। करोड़ों अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या सुन रहे हैं, कैश स्टाम्प पे हो रहे हैं जयपुर के अंदर। कौन बेच रहा है और बाद में ये एडवांसरी बातें हो रही है। आप दीजिए 10 करोड़ एडवांस दे दीजिए, बाद में 10 और देंगे, फिर 5 और देंगे। तो ये क्या हो रहा है? खुले गेम हो रहा है।
साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों के एकजुट होने और किसी तरह के लोभ लालच में नहीं आने का भी दावा किया। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको लोग देने की कोशिश की गई। मुझे गर्व इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता। इस बात का मुझे गर्व है कि नई धरती में मुख्यमंत्री हूँ जिस धरती से लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान में। गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को अपने आवास पर बुलाया, जहां से उन्हें 5 बसों में बिठाकर एक रिजॉर्ट में भेज दिया गया। दावा है कि कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान की सरकार को गिराने की साजिश है। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर चुनाव होना है और उससे पहले ही राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। अमित शाह ने, इन्होंने बीजेपी वालों ने जिस तरीके से इस प्रदेश की, देश की राजनीति को बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने मंडी लगा दी और ये राजस्थान की सेहत के लिए, देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने किया है प्रदेश में, सतीश पूनिया एंड पार्टी ने, और इन्होंने वहाँ दिल्ली में जो किया है वो, लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से है, जहां 4 बच्चे बीच नदी में फंस गए। बताया गया कि जिस वक्त चारों बच्चे नदी को पार कर रहे थे, उसी वक्त नदी उफान पर आ गई। सभी बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को लगी, उन्होंने चारों बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी गलती सभी की जान ले सकती थी। ऐसे में लोगों ने पहले एक रस्सी ली, फिर एक दूसरे का हाथ थामा और उसके बाद बच्चों के पास पहुंचे और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से 4 बच्चे बीच नदी में फंस गए। हिमाचल के चंबा की ये तस्वीरें। उस वक्त नदी का पानी काफी उफान पर था। इन बच्चों को बचाना अपने आप में खतरे से खाली नहीं हो सकता था और ऐसे में सबसे पहले रस्सी का इंतजाम हुआ, फिर वहां खड़े लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उसके बाद एक ह्यूमन चेन बनाकर उन 4 बच्चों तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नियमों का पालन न होने पर फिर से लॉकडाउन लागू करने के संकेत दिए हैं। इस बीच अनलॉक 1 के तहत ढील मिलने पर लोग मुंबई की मशहूर भाईकला मार्केट पहुंचे और एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लोगों का मार्केट में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करना खतरे से खाली नहीं है। मुंबई का ये भाईखला मार्केट है। अनलॉक में धीरे धीरे कई हिस्सों को खोलने की जो है अनुमति राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसके मद्देनजर साफ तौर पे कल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर होंगी और ऐसे में लॉकडाउन जो है उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध ला जाए, लॉकडाउन वापस से जो है वो लागू किया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाती, नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वापस लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आप पहले मास्क लगा लें। बन के थक गए, कुछ मतलब नहीं। कोरोना नाम है इसलिए मरोना है, क्योंकि मजबूरी है, गरीबी है। जब आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगी, क्योंकि मार्केट भले ही न लगा हो, लेकिन जो खरीदने आने वाले लोग हैं वो भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। एक बात बताएं, आप क्या खरीदने आए? सब्जी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही आप लोगों की। सब्जी कुछ है ही नहीं, हम लोग के एरिया में कुछ बिक नहीं है, इसके लिए इधर आना पड़ता है हमको। वहाँ पे कोई गाड़ी वाला नहीं है, इसके लिए इधर आना पड़ता है। ये देख लें, अब इधर की स्थिति देख लें। मार्केट भले ही खाली हो, लेकिन उसके बावजूद लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। उधर दिल्ली में बुधवार शाम आई तेज आंधी की वजह से बुराड़ी इलाके में एक मकान की छत गिरने से एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आईं, जिनमें नजर आया कि कैसे इस मकान को काफी नुकसान पहुंचा और हर तरफ सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दिया।
एक लड़के की मौत हो गई और तेज आंधी से उस घर की छत गिर गई। तो मैं देखा तो मेरा घर पे जो है ना सारे इंजर्ड थे। मेरा भाई, मेरा बेटा जो है छोटा वाला ज्यादा ही खून में लथपथ हो रहा था, मुंह में से खून निकल लिया था, बिल्कुल उसकी हालत बिल्कुल सबसे गंभीर थी। उस टाइम मैंने जो उसको लेके जो एम्बुलेंस, मैंने उस बच्चे को देखा और मेरा बड़ा बेटा था, छोटा बेटी थी मेरी, सारे इंजर्ड थे ये। और मेरा जो छोटा बच्चा जो मेरा एसआर हो गया यहाँ उस दीवार गिरने से, दीवार से दब गया था। दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से रास्तों पर कई पेड़ गिर गए, जबकि डीएनडी फ्लाईओवर पर लगे होर्डिंग गिर गए। बताया गया कि आंधी आने की वजह से होर्डिंग बीच सड़क पर गिर गया था, जिसे बाद में हटाकर सड़क के किनारे कर दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएनडी पर और बीते शाम बारिश और तेज आंधी आने के बाद यहां पर देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा। सबसे पहले देखिए ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स यहां पर लगाई गई थी डीएनडी पर, ये किस तरीके से टूट गया है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। और तो दूसरी तरफ यहां पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस बड़े पेड़ को भी नुकसान पहुंचा है। ये जो पेड़ है ये टूटकर इस वक्त सड़क पे ही गिरा हुआ है। तो जाहिर तौर पे थोड़ी देर बाद हम देख सकते हैं कि इस पेड़ की वजह से यहाँ पर जाम भी लग सकता है, क्योंकि दिल्ली और यूपी को ये जोड़ता है। ये एक प्रमुख हाईवे है डीएनडी और ये दिल्ली और यूपी को जोड़ता है। ये पेड़ को यहाँ काफी नुकसान पहुंचा है, ये गिर गया है नीचे। और दूसरी तरफ जो होर्डिंग्स वगैरह हैं उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो इससे आम लोगों को दिक्कतें हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि जिस तरीके से बीते कल दिल्ली का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 41.5 था, और कल के जो आंधी आई है उस आंधी के बाद थोड़ा सा आज दिल्ली वासियों को राहत मिल सकती है गर्मी से, लेकिन उस आंधी की वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है दिल्ली एनसीआर में। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम आई तेज आंधी की वजह से सड़क पर कई पेड़ गिर गए। नोएडा में कई सड़कों पर ऐसा ही देखने को मिला, जबकि कई इलाकों में बिजली के खंभे टूटकर गिर गए। सुबह से ही सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने की कोशिश शुरू की गई, जिससे सड़क पर जाम लगने से बचाया जा सके। बुधवार शाम यानी कल दिल्ली एनसीआर में तेज़ हवाएं चली, जिसके बाद से दिल्ली और एनसीआर के कई सारे पेड़ जो हैं वो टूटकर इस तरीके से सड़कों पर गिराए हैं, जिसकी वजह से जो सड़क है उसका आधा हिस्सा जो है वो कवर हो गया है और गाड़ियां जो हैं वो किनारे किनारे से निकल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से लगातार इन पेड़ों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये पेड़ टूटकर गिरे हैं। ऐसे में इनको हटाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन इस वक्त आप देखिए तस्वीर, ये नोएडा की तस्वीर है और ये देखिए कि गाड़ियाँ किस तरीके से बच कर निकल रही हैं, क्योंकि पूरी सड़क पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं पेड़ वो है टूट के गिरे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े खंभे भी टूटकर सड़क पर गिराए हैं। काफ़ी तेज़ हवाएं चली, हल्की बारिश भी हुई, गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन कई जगह पर नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा है। कैमरामैन अर्जुन रावत के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा। सलमान खान ने अपने प्रशंसकों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की है। सलमान खान ने इसके लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो बड़े स्टाइल से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते दिखे। सलमान के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। हैंडशेक को जरा तुम चेंज करो, थोड़ा यार डिस्टेंस मेंटेन करो। सलाम नमस्ते हंसते हंसते सारे बोलो बोलो योलो, मैं हूँ स्वैग से सोलो। हैंडशेक को जरा तुम चेंज करो, थोड़ा यार डिस्टेंस मेंटेन करो।